मैं विनीत मिश्रा आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लास पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया, किस प्रकार आपको पढ़ाएंगे इसकी हमने चर्चा की और हमारे जो गणितज्ञ थे पूर्व में उनका विशेष बातें आपको मैंने बताई। ये सब बातें बताने का मेरा मतलब यही था कि आप जानें कि हमारी जो पढ़ाई है, ये गणित है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमने इस पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुत शोध किए हैं, अपना नाम किया है और 12वीं सदी तक भारत विश्व गुरु था। तो इसलिए आप मैथ से घबराएं नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत जटिल विषय नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो बाद में सीधे आपके पाठ्यक्रम पे आता हूँ कि आपका पहला जो पाठ्यक्रम में शुरू होता है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति आपको लगभग इसके बहुत से वीडियो, बहुत सी किताबें और ये पहला पाठ होने के नाते इसके विषय में आपको बहुत सी जानकारियाँ भी हैं। फिर भी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि जैसे अंकों की बात करते हैं तो पहली बात आती है अंक। संख्या पद्धति में अंकों की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर 0 से लेकर के 1, उसके बाद 9 तक जाते हैं हम लोग। कुल 10 अंक होते हैं। तो इन बातों पर बहुत विशेष चर्चा करना, बहुत बड़ा वीडियो बनाना, ये हमारा ध्येय नहीं है। सिर्फ मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें है। और दूसरी बात इसमें आती है कि इन संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में भी कोई ऐसी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चे जो अब इंटर में पढ़ के इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको इतना ज्ञान होगा ही जरूर। तो इस पर जो है समय न देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद आते हैं विभक्ति के नियम, कि कौन संख्याएं किससे कट रही हैं। अब विभक्ति के नियम में आते हैं जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से, 8 से, 11 से। विभक्ति के नियम आपको हर पुस्तक में, लगभग जो भी प्रतियोगिता की पुस्तकें होंगी या जो भी YouTube चैनल होंगे आपको पढ़ा रहे होंगे, इस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। आप कहीं से भी इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं और हमें लगता है कि आपको इतना तो आता ही होगा, इसको दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हम भी अपना समय वेस्ट करें और अपने YouTube का समय बढ़ाएं और आपसे अनावश्यक आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और ये आती है, इसके बाद हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी वाली बात है कि जो हमें जानना चाहिए, संख्या पद्धति हमारे लिए आसान हो जाए और कहाँ से सवालें बनती हैं, इसकी बात करेंगे अगर हम। तो एक आती है सहभाज्य संख्या की बात आती है। सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या की बहुत ही छोटा सा इसका कंटेंट है कि इसे कोई संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई और जेड एक संख्या है, या एक्स वाई है, का है, कुछ भी है। तो अगर आपको कोई दो सहभाज्य संख्याएं जैसे 2 और 3 दे दी गई है, ये सहभाज्य संख्याएं हैं। या आप बात करें तो यहाँ पर 3 और 4 ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं। जो एक दूसरे से विभक्त ना हो वो सहभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो अगर ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो ये संख्या क्या है, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यही एक नियम है थोड़ा सा सहभाज्य संख्याओं का। तो इस पर भी मैं बहुत विशेष चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ आपका परिचय करा दे रहा हूँ। और इस परिचय के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ आपके पास। आपके अपने सिलेबस में संख्या पद्धति में एक और बातें आती हैं भाग वाली। अक्सर बच्चे थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्यों है, कैसे। हालांकि सभी बच्चे जानते होंगे, फिर भी एक लाइन आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इस पर कभी कभी कुछ आप चाहें तो सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्या निकालते हैं। तो ये भाजक है, इसे हम अक्सर बी से संबोधित करते हैं। उसके बाद आता है भाज्य।
जो यहाँ पर संख्या लिखी रहेगी वो भाज्य हो जाएगी। तो भाज्य को अक्सर हम ए से संबोधित करते हैं। रही बात भागफल, यहाँ पर आपको जो भी भागफल आएगा आप उसे लिखेंगे। भागफल, और इसे हम क्यू से निरूपित करते हैं। आप कुछ किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो गणित में देखा गया है इसी से निरूपित किया गया है। तो मैं धारा से हट के कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको स्पेशल परेशानी में डाल दूँ नहीं, आप भी उसी धारा में चलिए। और यहाँ जो बचता है शेषफल इसे कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी के बच्चे ज़्यादा इसको रिमाइंडर, इसे हम क्या करते हैं आर से निरूपित करते हैं। छोटा आर है बड़ा आर, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके नियम क्या हैं आप समझ सकते हैं। अक्सर ए बराबर वाली बात होती है कि भाजक क्या है, भागफल क्यों है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब भाज्य बराबर, जैसे ये भाज्य आप ए हो गया, मेन इसी की बात शुरू, इसी यहीं से सूत्र शुरू हो जाता है हमारा कि ए बराबर क्या है। ए बराबर कहते हैं कि भाजक और भागफल का गुणन है। भाजक और भागफल का गुणन यानी यह बी गुणे क्यू, और इसमें क्या करते हैं रिमाइंडर हम जोड़ देते हैं। पूरा कॉन्टेक्ट इसी से है। आपकी जो सवालें बनेंगी इसी से बनेगी। अब कभी पूछ लेगा आपसे भैया भागफल बताइए, और कभी बात करेगा कि शेषफल क्या बचेगा, कभी भाज्य की बात होगी, कभी भाजक की बात होगी। अब इसी से अगर आपको आर ये निकालना हो बी गुणे क्यू, अब बी क्या है भाजक और गुणे भागफल, तो भाजक गुणे भागफल की अगर बात करेंगे आप तो ये इधर चला आएगा, यानी भाजक बी गुणे क्यू बराबर ए माइनस आर। इतनी बात समझ में आ गई आपका। अब अगर आपको आर का मान निकालना हो तभी आप निकाल लेंगे, ए का मान निकालना हो फिर भी निकाल लेंगे, अगर बी का मान निकालना है तो इसके बटे में हम क्यू कर देंगे, यहाँ से बी चला जाएगा। अगर इधर बी का मान निकाला तो क्यू कर देंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ आप इतनी बातें याद रखें कि ए बराबर, हाँ ए माने किसका है कि भाज्य, सीधा सीधा भाज्य बराबर क्या होगा भागफल और भाजक का गुणनफल, यानी भागफल गुणे भाजक, याद रखिएगा भाजक। और क्या जोड़ेंगे इसमें जो भी हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल। सवालों में जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी उस पर चर्चा करते रहेंगे, और अभी बहुत ज़्यादा इस पर समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका एक जब भाजक और भाजक तो पूरा आपको सूत्र मिलेंगे नए नए, नहीं सूत्र पुराने मिलेंगे लेकिन उनको आपको समझना नए तरीके से है। कैसे बहुत सरल सूत्र है और लगभग सभी बच्चों को याद भी होगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। एक सूत्र साधारण पे, इसे आप लोग जरूर जानते होंगे, खैर नहीं जानते हैं जान लीजिए। और जहाँ तक हम समझते हैं कि सभी बच्चे इसको जानते हैं, लेकिन इसका जानने का तरीका है। क्या तरीका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ सॉरी 2ab प्लस 2ab। तो इस सूत्र को लगभग सभी बच्चों ने याद किया होगा, सभी को याद भी होगा, हर जगह मिल भी जाता है। तो क्या कभी बच्चे ने चेक किया कि ये किस प्रकार हो गया, ये कैसे आ गया, या कि ये सही है कि नहीं है, अंकों पर सेट हो रहा है कि नहीं सेट हो रहा है? क्योंकि पढ़ने तो सभी कर ले रहे हैं। अब देखिए कैसे एक बार इसको सूत्र के द्वारा देखते कैसे सेट होता है कि ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी। आप देख रहे हैं स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अब इसको गुणा करते हैं हम, जब गुणा करेंगे तो एक गुणा पहले से करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ करते हैं बराबर ए स्क्वायर, ए का गुणा ए में करती है, फिर ए का गुणा बी में करते हैं प्लस ए बी, ठीक, फिर बी का गुणा करते हैं ए में प्लस बी ए, या कि ए बी आप कुछ भी लिख सकते हैं, और प्लस बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। और आप इसे जब ध्यान में सूत्र रखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन 2ab आपका आ गया। ये सूत्र का डेरिवेशन हो गया। अब हमें इसको जांचना है थोड़ा सा
जब सवाल लगेगी तो आपको ए बी तो मिल जाएगा याद करने के लिए, लेकिन सवालों में ए बी का प्रयोग नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपको ए का भी मान रहेगा और बी का भी मान रहेगा। तो हम चेक करें कि क्या ये सही उतरता है। थोड़ी देर एक छोटी संख्या रख के हम देख लेते हैं। माना ए बराबर 2 और बी बराबर 3। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 ढंग 3 का स्क्वायर क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। और इसी को इस पर रखते हैं ए बी का मान। ए स्क्वायर का अगर मान रखेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं और धन 2 गुणे 3 गुणे 2 या 2 गुणे 2 गुणे 3 आप कर लीजिए, यानी 4 धन 9 धन 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 12 9 21 21 4 25। यानी कि हमारा जो सूत्र है अंकों पर भी एकदम सिद्ध है और प्लस इस प्रकार से गुणनखंड करने पर भी सही आ रहा है। इस तरह से आपको सूत्र के बारे में जानना है कि कौन सूत्र हमारा किस प्रकार से सही बैठ रहा है। पढ़ने को हमने पढ़ लिया, याद करने को हमने याद कर लिया, लेकिन इस तरह से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब आपके सामने जो और सूत्र आते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह आप डेरिवेशन कर सकते हैं उसका। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कामा में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। इस प्रकार के जितने भी सूत्र हैं आप इसी तरह से उनको हल कर सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं और उसको अपने अंकों पे बैठा के भी देख सकते हैं कि जो हमने इस पर अंक रखे हैं क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप इसको सब हर सूत्र के बारे में आपको पता, हर किताबों को मिल जाते हैं, लेकिन कभी आपने उसका डेरिवेशन नहीं किया। और ऐसा कभी अगर सर जी ने करा भी दिया होगा तो आपने बस देख लिया कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, हाँ बता रहे हैं गुरुजी, हमें तो सूत्र याद कर लेना है और सवाल उस पर रख देनी है। लेकिन अगर आप जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गहराई तक जाना पड़ेगा। रटने से अब काम नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सीधे सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल वही पूछेंगे लेकिन कुछ ना कुछ में एक पेंच लगा देंगे या उसकी एक पेंच निकाल देंगे। अगर आपको पूरी बातें पता होंगी तब आप पेंच फिट करके और अव्वल नंबर पा जाएंगे। है तो जो भी सूत्र आपने पढ़े हैं या आप पढ़ेंगे आगे, उस पर आप उसकी जांच जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप उसमें कमी निकालिए या कि उसको गलत सिद्ध कर दीजिए, नहीं नहीं, वो सूत्र सिद्धांत है, उसे गलत नहीं कह सकता है। कम से कम आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन सा सूत्र हमने किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कहाँ तक सही हो रहा है, कहाँ तक गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो इन सब बातों पर आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। जब भी आप सूत्र के बारे में जानिए, नया सूत्र आपको मिले तो आप उस पर इस तरह से ध्यान दिया कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा और आप अपने को गणितज्ञ भी समझने लगेंगे। और ये समझना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप अपने को गणितज्ञ नहीं समझेंगे तो आप उतनी गहराई से सवालों को लगाएंगे नहीं, उतना ध्यान नहीं देंगे और कभी आप अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा। आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं आप उसके विद्वान हैं, और नहीं विद्वान हैं तो आप विद्वान होने जा रहे हैं। खैर, अब संख्या पद्धति में 2 चीज़ें और आती हैं विशेष करके। एक आती है समांतर श्रेणी और एक आती है गुणोत्तर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी की बात करते हैं। समांतर श्रेणी अंग्रेजी में आप समांतर श्रेणी को पढ़ सकते हैं और बाकी हिंदी में तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं पूरी बातें। खैर, एपी और जीपी समांतर श्रेणी हो गई। अब समांतर श्रेणी में 2 बातें। पहली चीज होता है प्रथम पद, जिसे हम ए से निरूपित करते हैं। फिर होता है सर्वांतर, जिसे हम डी से निरूपित करते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इसे सामान्य रूप में जो सूत्र लिखे जाते हैं या समांतर श्रेणी लिखी जाती है, कैसे लिखेंगे, ए। अगले पद की बात करेंगे। अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी। अब ये हमारा सर्वांतर है, यानी सभी संख्याओं का जो अंतर है बीच में आ रहा है, इसी सर्वांतर कहेंगे। तो ए प्लस डी हो गया। अगला पद क्या होगा, ए प्लस 2d हो गया। बात आपके समझ में आनी चाहिए
कि समांतर श्रेणी क्या है, कैसे बनती है। और आप सवाल रटने पर मत जाइए कि भाई सवाल लगाएंगे, सवाल लगा, ऐसा नहीं। पहले आप इसके सूत्र को समझ लीजिए, समांतर श्रेणी को समझ लीजिए। इसी प्रकार a+3d, a+4d, a+n_d तक मामला जाता है, यानी a+n_d अनंत पदों तक जा सकते हैं आप। तो अब आता है कि ये तो हमारी समांतर श्रेणी हो गई। अब इसको आप जब समझ गए तो हम इसके सूत्र की बात करते हैं। समांतर श्रेणी में आपको सूत्र क्या मिलता है कि n वां पद कौन सा है। जैसे हम अंकों में लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ एक श्रेणी लिख देते हैं। जैसे हमने श्रेणी शुरू की, यहाँ से प्रथम पद इसका 2 है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि a बराबर हमने क्या जान लिया, 2 जान लिया, और d बराबर हमने क्या मान लिया, तो चलो हम 3 मान लेते हैं। तो पहला पद अगर 2 हो गया, दूसरा पद क्या होगा, 2 + 3, यानी क्या हो गया 5। तीसरा पद आप फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 8 हो गया। फिर आप जोड़ दिए 8 3 11 हो गया। ऐसे ऐसे आप जोड़ते रहेंगे तो n पदों तक, अनंत पदों तक आप इसे लिख सकते हैं। तो इसमें सूत्र पहले बना के n वां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद, जिसे हम Tn से निरूपित करते हैं, n वां पद। तो Tn बराबर होता है a + n-1d। इतनी बात है। n वां पद की बात कर रहा है, ये किस चीज़ के लिए है, ये जो पूरी बातें कर रहा है आपसे, n वां पद। अब इसे हम समझेंगे कि क्या ये सही है। हमने सूत्र तो लगा दिया। अब मान लीजिए आपको श्रेणी पता है, इसका ये पता है, इसका डी पता है, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये आपने सूत्र तो रख लिया, अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमने कहा भैया इसका चौथा पद बताइए आप। अब चौथा पद बताना है तो n का मान यानी क्या हुआ 4 हो गया, तो t × 4 की बात है बराबर। a का मान रखेंगे आप 2 प्लस n का मान क्या है 4 है, 4 - 1 कर दिया हमने। सर्वांतर क्या है 3। इतनी बात समझ में आ गई। 2 + 4 में से 1 गए 3 × 3 यानी 2 + 9 = 11। यानी जो इन्होंने सूत्र दिया है इस श्रेणी पर एकदम सिद्ध हो रहा है। तो ये हमारा सूत्र है। अब इसी प्रकार आपको मान लीजिए किसी ने कहा कि भैया हमें इस श्रेणी का, अब 50वां पद तो हमने लिखा नहीं है, सिद्ध होने में दिक्कत हो जाएगी। हम दूसरे पद की बात करते हैं, तो दूसरा पद ही निकाल के एक बार और चेक कर लेते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया a + 2 - 1 यानी n-1, सर्वांतर कितना है 3। आगे आ जाइए, 2 + 1 में से 1 गए 1, कितना हो गया 1 3 यानी जो हमारा दूसरा पद बन रहा है कितना हो रहा है 5। यानी हर जगह है हमारा सूत्र सही सिद्ध हो रहा है। और अब क्या करेगा, आपको कहीं पर n पद पूछ लेगा, कहीं आपसे a का मान पूछ लेगा, कहीं से आपसे n का मान पूछ लेगा, कहीं से d का मान पूछ लेगा। आपको इस प्रकार की जो सवालें होंगी इसमें 3 बातें हैं, a है, d है, और क्या है एक और है, एक चीज़ और क्या है n है। n 3 चीज़ें हैं। तो 3 में से आपको 2 दिया रहेगा और एक आपको नहीं दिया रहेगा, उसी का आपको निकालना है। अब सूत्र पे आप रख कर आगे इस प्रकार की सवालें आपको बताई जाएंगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आता है कि n पदों का योग, जैसे 2 + 5 + 8 + 11 + ऐसे होता जाता है। अब जोड़ने की संख्याओं से कभी कभी आता है कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग बताइए, फिर आता है कि आप सम संख्याओं का योग बताइए, फिर आता है विषम संख्याओं का योग बताइए, फिर आता है कभी कभी कि 5-5 के अंतर पर जो संख्याएं बनती हैं उनका आप योग बताइए। तो जो अंतर बता रहा है वही सर्वांतर है सभी संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर सर्वांतर 3 है, प्रथम पद ये आपका 2 है,
अब n पदों का योग का सूत्र आपको वही जाना पड़ेगा। इसे हम अच्छा ठीक। हाँ, तो हमारे जो ये टेक्निकल विभाग के प्रबंधक लोग हैं, ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप समय का ध्यान दीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में इनको करना पड़ता है तो काफ़ी इनको परेशानी होती है। तो खैर हम इस सूत्र के बाद ये वीडियो बंद करते हैं, बाकी बातें आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगी। तो बस इसका हम आपको योग वाली बात, योग के सूत्र की चर्चा करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो यन कहेंगे इसको, यन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, ये होगा। अब इसमें n क्या हो रहा है? पदों की संख्या हो रही है। ये आप जानते ही हैं, d का आपको मान पता है, और इस तरह से आप इसके योग को भी ज्ञात कर सकते हैं। हो गई बात समझ रही। अब मैं इस पर आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि आपको इसमें और सब बातें, सवाल जब लगने लगेगी तो मैं आपको बताने लगूँगा। थोड़ा सा अब गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि इसमें गुणा से संबंधित बात है। जो भी होगा, जैसे प्रथम पद ए हो गया, तो जो उसका सर्वांतर है इसमें आर मानते हैं उसको। जैसे प्रथम पद ए और सर्वांतर उसको आर मान लेगा। ये हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। तीसरा फिर इसमें आर से गुणा कर देंगे, ए आर स्क्वायर हो गया। चौथा करेंगे तो ए आर की घात 3 हो गया। इस पर कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आप इसके श्रेणी के बारे में जान लिए। अब इसमें पूछता है n वां पद क्या है? ये n वां पद, n वां पद की बात करेंगे। Tn ए आर की घात n-1, ए आर की घात n-1। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर n पद की बात कर रहा है, आपको a मिलेगा। इसका क्या होगा? इसमें मान लिए कि r यहाँ भी है, लेकिन इसकी घात क्या है? 0 है। इसकी घात क्या है? 1 है। इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो अगर आपका दूसरा पद हो रहा है तो 2-1 भी इसको लिख सकते हैं। वन को क्या लिखेंगे हम? 2-1। इसी प्रकार अगर n पद की बात करेंगे, n-1 कर देंगे। समझ आ गई बात? चलिए अब इसके योग की बात कर लेते हैं, इसी प्रकार से श्रेणी के। अब योग का सूत्र क्या है? यन बराबर ए आर की घाते n-1 बटे r-1। समझ आ रही बात आपको? चलिए ये सूत्र आप याद रखेंगे, और इसके यनवा पद का 2 सूत्र आप याद रखें। इन्हीं दोनों सूत्रों से मैं आपको और भी सूत्रों के बारे में बता दूंगा, और यहीं से सूत्र निकालूंगा भी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उसे समझ लीजिए कि किस प्रकार मैं सूत्र को निकाल रहा हूँ और सूत्र से सूत्र बना रहा हूँ, और आप स्वयं भी बनाइए और उस पर ध्यान देते रहिए। तो बच्चों, ये समांतर प्रथम जो संख्या पद्धति है, आज लगभग सूत्रों के बारे में आपको परिचय करा दिया हमने, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर आपको उदाहरण भी दूंगा, सवाल भी बताऊंगा, कुछ विशेष तरीके भी बात करूंगा आपको। कुछ इसमें एक आध 2 छोटी मोटी आपको ट्रिक मिल जाएंगी, एक आध 2 सवाल स्पेशल हो जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। कि जो प्रमुख बातें होती हैं आपको बताई कम जाती हैं, लोग उसे पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको संख्या पद्धति का मास्टर बना दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखिए और मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि कभी भी आप सोचे कोई शॉर्टकट है या कोई किसी को घोल के पिला देगा तो संभव नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको परीक्षा देनी है, और आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है, क्योंकि इतने ज़्यादा छात्र और इतनी कम वैकेंसियाँ आती हैं कि आयोग को छांटने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। वो सब बहाने लगा के आपको छांट देगा। खैर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो मैं विनीत मिश्रा आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब या कि शेयर करते रहें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचाएँ और हमारे क्लास से जुड़े लोगों को आप बताएँ। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने सपनों को पूरा करें और अपने जो गुरु हैं आपके, उनके भी आदर करते रहें। धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।